हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक हर्ष की बात है कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं कि अब प्रतिदिन जो है, ठीक है ना, मतलब कि एक जो मॉक टेस्ट है उसका आयोजन जो है वो आपके यूट्यूब चैनल पे होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि दिन 11 बजे से प्रतिदिन जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है, नहीं है, ठीक है ना, इन सारे मुद्दों पे, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है वो आपको मुख्य रूप से जो है वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, साथ साथ ऐसे बच्चे जो 11-12 में है और उनको आगे जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है, तो ऐसे बच्चे भी इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपको जेवी कृपलानी थे। और जेवी कृपलानी को वर्ष 1946 में क्या हुआ था कि आपको मेरठ अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को, और इसके जो संस्थापक थे यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो गठन करने वाले व्यक्ति थे वह थे आपको एओ ह्यूम यानी कि एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाता है कि कांग्रेस के स्थापना के समय इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आपको 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में हुआ था। और कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन थी, इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बम्बई में आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से वीडियो को पॉज करके क्या करना है, लिखते भी चलना है, ताकि इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है ना। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वह आपको जॉर्ज यूल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो वह आपको श्रीमती एनी बेसेंट है। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कि आपको श्रीमती सरोजिनी नायडू थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। तो वहीं एक नंबर आपका प्रश्न कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो वो आपको जेवी कृपलानी थे, जिन्हें मेरठ अधिवेशन में, ठीक है ना, 1946 में ही कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो आपको चुना गया था। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 2 में, कौशल महाजन पद की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए, कौशल महाजन पद की जो राजधानी थी वो आपको श्रावस्ती थी। तो 2 का सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो आइए यहाँ से महाजन पद के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो महाजन पद है इसका जो उदय हुआ था वो आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो इन महाजन पदों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो आपको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। तो ये जो महाजन पद है, ठीक है ना, इस महाजन पदों की जो संख्या थी वो आपको 16 थी। तो यहाँ कुछ महाजन पद की क्या है कि आपको राजधानी दी हुई है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं कि जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मल, तो देखिए मल की राजधानी जो थी वो आपको कुशीनगर थी, तो इस चीज़ को आपको देख लेना है। उसके बाद है वत्स, वत्स की जो राजधानी थी वो आपको कौशाम्बी थी। फिर है आपको वैशाली, तो वैशाली जो था वो आपको वज्जी की राजधानी थी। और कौशल की जो राजधानी थी वो आपको श्रावस्ती थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। तो आपका 2 नंबर प्रश्न वही कह रहा है कि कौशल महाजन पद की राजधानी कहाँ थी, तो वह आपको श्रावस्ती थी, ठीक है ना। और यहीं के एक प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे जिनका नाम था आपको प्रसेनजीत, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 3 में, निम्नलिखित देशों में से किसको भारत से INS सिंधु वीर मिला है। तो देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है नेपाल, बी कर रहा है म्यांमार, सी कर रहा है मालदीव और डी जो है वो आपको क्या है कि श्रीलंका, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसमें से जो है आपको क्या है कि INS सिंधुवीर जो मिला है वो आपको म्यांमार को मिला है। किसको मिला है, म्यांमार को। और म्यांमार जो है हमारे भारत का क्या है कि एक पड़ोसी देश है। और इस पड़ोसी देश से क्या है कि भारत के 4 राज्य सटे हुए हैं, ठीक है ना। वो राज्य कौन कौन है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है ना। तो ये 4 राज्य जो है वो आपको म्यांमार के साथ क्या करती है, अपनी सीमा को बनाती है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देखना है, ठीक है ना। तो भारत सरकार ने INS सिंधुवीर जो है वो आपको किसको दिया है, तो म्यांमार को, ठीक है ना। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 4 में, स्टील की मिश्र धातु का उपयोग ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जैसे कि एक्सल व बॉल बेरिंग बनाने में किया जाता है, वह क्या है, ठीक है ना। यानी कि वह किसके बने होते थे। ए में कह रहा है निकेल स्टील, ठीक है ना, बी में कह रहा है क्रोमियम स्टील, सी में टंगस्टन स्टील और डी में स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्रोमियम स्टील। क्या हो जाएगा, क्रोमियम स्टील। यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारी गाड़ियाँ होती है, ठीक है ना, यानी कि ऑटोमोबाइल कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वाहन होती है, ठीक है ना, इस वाहन के जो होते हैं जैसे एक्सल
एक्सल, वॉल बेरिंग ये जो बने होते हैं वो आपको क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्रोमियम स्टील हो जाएगा। चलिए 5 में क्या करा है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। ए में कह रहा है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो देखिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लागू किए जाते हैं वो आपको अनुच्छेद 356 के तहत, जब उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब, ठीक है ना। तो यहाँ से एक अनुच्छेद आया 74। तो देखिए अनुच्छेद 74 में क्या है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए क्या होगा कि एक मंत्रिपरिषद होगी, इसके बारे में चर्चा की गई है। फिर आपको अनुच्छेद 75 में क्या है कि ये जो मंत्रिपरिषद है, इस मंत्रिपरिषद के जो प्रधान होंगे वो आपको कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित बातों की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 75 में, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 56, तो इसमें आपको राष्ट्रपति शासन के बारे में बात कही गई है, और ये जो राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो भारतीय संविधान में शक्तियाँ दी गई है वो आपको किसको दी गई है, तो राष्ट्रपति को, ठीक है ना। उसके बाद है अनुच्छेद 368। तो देखिए संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं वो आपको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो मतलब कि राष्ट्रपति शासन है ये आपको आपात उपबंध के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में क्या है कि आपको 3 प्रकार के आपात उपबंध याद रखिएगा, ठीक है ना। एक जो है आपको राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है अनुच्छेद 356 जिसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लागू किए जाते हैं। अनुच्छेद 360 इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको वित्तीय आपात लागू किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और ये जो आपात उपबंध है इसकी चर्चा जो है भाग यानी कि संविधान के जो भाग है 18 और आपको जो अनुच्छेद है 352 से 360 तक में आपात उपबंध की चर्चा की गई है। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर अब तक भारत में कितने बार राष्ट्रीय आपात लागू है। तो देखिए अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू है। सबसे पहली बार जो राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था वो आपको 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1965 में 1971 में भारत पाक युद्ध के समय। उसके बाद 1975 में क्या हुआ था कि आपको इंदिरा गांधी के द्वारा मतलब कि आंतरिक गड़बड़ी के बहाना बनाकर क्या हुआ था कि राष्ट्रीय आपात जो था वो आपको लागू करवाया गया था। तो देखिए तो कब भारत में राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय और 1975 में मतलब कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो वहीं 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो ये आपको अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं 6 में क्या करा है कि यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन है, ठीक है ना। तो देखिए यूरोप महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको माउंट एल्ब्रस है, ठीक है ना। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, माउंट एल्ब्रस। तो यहाँ से एक चर्चा आती है कि बताइए कि ये जो माउंट एल्ब्रस है इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए तो ये जो माउंट एल्ब्रस है इसकी ऊँचाई जो है 5642 मीटर है, ठीक है ना। और ये जो एल्ब्रस पर्वत है वो आपको क्या है कि इस पर एक आपको ज्वालामुखी भी है, क्या है, ज्वालामुखी भी है, ठीक है ना, जो कि आपको सुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है ना। 3 चीज़ों को भी आपको याद रखना है कि ये जो माउंट एल्ब्रस है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5642 मीटर, ठीक है ना। और इस पर एक क्या है कि आपको सुप्त ज्वालामुखी भी है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 7 में निम्नलिखित में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बायोश्री योजना प्रारंभ की गई थी। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है अनुसूचित जाति, बी में अनुसूचित जनजाति, सी कह रहा है बीपीएल और डी कह रहा है अन्य पिछड़ा वर्ग। तो देखिए ये जो राष्ट्रीय बायोश्री योजना है, ठीक है ना, यह भारत सरकार के द्वारा क्या हुआ था कि अप्रैल 2017 में इसे क्या किया गया था कि आपको शुरू किया गया था। तो इसका जो लाभ मिलना था वो आपको बीपीएल वाले को, यानी कि बीपीएल के अंतर्गत जो आने वाले बुजुर्ग थे। तो यहाँ से एक टर्म आया बीपीएल। तो बीपीएल कहने का मतलब हुआ कि बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो बुजुर्ग है उनको क्या था कि भारत सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ क्या था कि मतलब देना था, ताकि उन वृद्धों की क्या है कि मतलब कि जो मतलब कि क्या कहते हैं कि जो उनके अंतिम अवस्था में जो समस्याएं आती है, ठीक है ना, जैसे कि उनको सरकार की तरफ से व्हील चेयर और अन्य जो मतलब सहायता उपकरण है यह दिए जाने का क्या था कि प्रावधान था। ऐसे वृद्ध जो मतलब शारीरिक रूप से असक्षम है, ठीक है ना, तब बायोश्री योजना में क्या था कि इन सारे बातों की क्या की गई थी, प्रावधान की गई थी। तो वहीं आपका क्या करा है कि 7 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बायोश्री योजना प्रारंभ की गई थी। तो यह आपको बीपीएल के जो बुजुर्ग थे, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के बुजुर्ग थे। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि राष्ट्रीय बायोश्री योजना कब शुरू की गई थी। तो ये आपको अप्रैल 2017 में। तो इन सारे बातों को आपको क्या करना है कि नोट करते चलना है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके पूछेंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का हम प्रयास करेंगे।
और दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें। आपको प्रतिदिन क्या होगा कि 11 बजे दिन से ये वीडियो जो है आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें रेल मार्ग की कुल लंबाई सर्वाधिक है। तो देखिए भारतीय राज्यों में सबसे अधिक जो रेल मार्ग की लंबाई है वो आपको उत्तर प्रदेश में, किसमें है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश जो है वो आपको जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या है कि आपको सबसे बड़ा राज्य भी है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो देखिए भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग की लंबाई अगर किसी राज्य में है तो आपको उत्तर प्रदेश है। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए 9 में क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। देखिए ऑप्शन ए करा कोयला, पेट्रोल, डीजल, पवन ऊर्जा। तो देखिए पवन ऊर्जा जो है वो आपको गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, अर्थात इसको पुनः क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको पवन ऊर्जा हो जाएगा। जबकि आपको कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो यह आपको पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है जिसका क्या होगा कि एक न एक दिन क्या है कि इसका भंडार जो हो जाएगा वो आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जिसका भंडार समाप्त हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, और जिसका क्या होता है कि पुनः उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। तो जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपको गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको पवन ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि विंडो एनर्जी। चलिए 10 में निम्नलिखित में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। तो देखिए नालंदा बौद्ध विहार का जो निर्माण कराया था वो आपको कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम जो थे वो आपको गुप्त वंश के क्या थे कि एक प्रमुख शासक थे, और इनके शासनकाल को क्या होता है कि शांति व समृद्धि के लिए क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो कुमारगुप्त प्रथम है इसका शासनकाल कब से कब तक है। तो देखिए कुमारगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है, ठीक है ना, वो आपको क्या है कि 414 से 455 ईस्वी तक है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। कुमारगुप्त प्रथम जो थे वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि नोट करते चलना है ताकि कहीं से भी प्रश्न आए आप उसे आसानी से सॉल्व कर सके। तो वहीं कह रहा है आपका 10 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। तो वह आपको कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। फिर है कि एक प्रश्न कर लिया जाता है यहाँ से कि ये जो नालंदा बौद्ध विहार है, ठीक है ना, इसको नष्ट किसने कर दिया था। तो वह आपको बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 11 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि PKVYE को शुरू किया गया था। तो यह आपको 2015 में, कब शुरू किया गया था, 2015 में, ठीक है ना। तो देखिए तो सरकार का जो उद्देश्य था, ठीक है ना, यह था जैविक खेती को बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो इसी जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको B हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 12 में। देखिए क्या करा है कि कोविड-19 महामारी के समय में, ठीक है ना, निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क व सैनिटाइजर अनिवार्य वस्तु घोषित की है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 नहीं है, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 होगा, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। महामारी अधिनियम 1897, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा D, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसी के अंतर्गत क्या हुआ था कि आपको फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु जो था वो आपको भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। तो देखिए तो ये जो कोविड-19 महामारी है इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो आपको चीन के वुहान के एक लैब से हुई थी, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश, ठीक है ना, रोटी का डलिया कहा जाता है। तो देखिए तो ऑप्शन ए कह रहा है भूमध्य रेखीय प्रदेश, बी कह रहा है मानसून प्रदेश, सी में है सवाना घास भूमि, डी है जो आपको शीतोष्ण घास भूमि है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको शीतोष्ण घास भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीतोष्ण घास भूमि हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं 14 में, ठीक है ना, कि 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था। तो वह आपको राजस्थान था। तो देखिए राजस्थान में 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। हालांकि इसके मतलब कुछ ही दिनों बाद जो था आपको आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया।
तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको जो संवैधानिक मान्यता दिया गया था वो आपको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू करने का जो श्रेय दिया था वो किसने दिया था, तो आपको बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः जो होते हैं वो आपको 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। और जब से क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ है, तब से अगर पंचायत का विघटन जो है समय से अगर पहले हो जाता है, ठीक है ना, तो 6 माह के अंदर में ही वहाँ चुनाव कराना क्या है कि मतलब अनिवार्य है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान में ही क्या था कि सबसे पहली बार आपको पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और पंचायती राज व्यवस्था की जो चर्चा है वो आपको संविधान के भाग जो है वो आपको 9 में है। किस में है? भाग 9 में है। अनुसूची पूछेगा तो वो आपको 11 में है, और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो आपको 243 के क से लेके न तक में। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके देख लेना है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए 15 में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? देखिए ऑप्शन ए कर रहा है झरिया, बी रानीगंज, सी बोकारो और डी कर रहा है गिरिडीह। तो देखिए ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको रानीगंज हो जाएगा। तो रानीगंज नामक जो कोयला क्षेत्र है वो आपको कहाँ है? तो देखिए रानीगंज नामक कोयला क्षेत्र जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। और सबसे पहले क्या हुआ था कि कोयले की जो मतलब क्या हुई थी, खान की जो खोज हुई थी वो आपको रानीगंज में हुई थी। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? रानीगंज हो जाएगा, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। अगर वैसे पूछा जाएगा कि बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक देश कौन है, तो वो आपको चाइना है। कौन है? चाइना है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। फिर इसी में से पूछा जाता कि बताइए कि झारखंड के कोयला उत्पादक जो प्रमुख क्षेत्र है वह कौन कौन है। तो जैसे देखिए झरिया हो गया, बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया, तो ये सब झारखंड के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। तो आपका 15 नंबर प्रश्न कराया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो वह आपको कौन सा है? रानीगंज है, जो कि पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में है। चलिए 16 में, नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ था? तो देखिए नागार्जुन स्तूप का निर्माण जो है वो आपको गुप्त युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? सॉरी गुप्त युग कहते हैं, मौर्य युग में हुआ था, ठीक है ना। याद रखिएगा कि 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ है, तो आपको मौर्य युग में हुआ है। तो मौर्य युग कब से कब तक क्यों कहा जाता है? तो देखिए 322 से लेके आपको 185 ईसा पूर्व तक के जो समय है उसको मौर्य युग कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इसके जो अंतिम शासक थे मौर्य वंश के वो आपको बृहद्रथ थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। जबकि इसके संस्थापक कौन थे? तो वह आपको यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की क्या की थी? नींव डाली थी, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके, ठीक है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मौर्य युग। चलिए 17 में, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो देखिए वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाले में जो सबसे प्रमुख था वह था आपको गुप्त। कौन था? गुप्त शासकों ने। क्योंकि गुप्त शासकों का जो राजधर्म था वो आपको क्या था कि वैष्णव धर्मी था। और गुप्त शासकों में अधिकांश गुप्त शासक जो थे वो आपको क्या थे कि भगवान विष्णु के उपासक हुआ करते थे। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आया कि गुप्त वंश, ठीक है ना। तो देखिए गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो आपको श्रीगुप्त थे। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं 18 में। देखिए कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो देखिए कोरोना की जो स्पुतनिक वैक्सीन है, ठीक है ना, वो आपको रूस के द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा विकसित की गई है? रूस के द्वारा, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए 19 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंगीकार किया था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था कि अपने लाहौर अधिवेशन में क्या किया था कि पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव था उसको अंगीकार किया था। तो ये जो पूर्ण स्वराज्य की मांग का जो प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है ना। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन संख्या जो है 20 उसके, ठीक है ना। देखिए क्या करा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, इसके अलावा आपको मुख्य न्यायाधीश, इस दोनों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो आपको 65 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 65 वर्ष। तो ये जो 20 है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो वह आपको 65 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा हम इस सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्या कि गठन संबंधित प्रावधान
जो है वो आपको किए गए हैं। तो ये जो अभी उच्चतम न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है, इसमें आपको क्या है कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय के जो अभी मुख्य न्यायाधीश वह कौन है, तो वो आपको एन वी रमन्ना है। कौन है? एन वी रमन्ना है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अभी मुख्य न्यायाधीश है वो आपको कौन है, तो वो आपको एन वी रमन्ना है। अभी सर्वोच्च न्यायालय में अभी कितने न्यायाधीश है, तो मुख्य न्यायाधीश सहित जो है आपको 31 न्यायाधीश है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु क्या है कि निर्धारित नहीं है, लेकिन इनकी सेवानिवृत्ति के लिए क्या है कि आपको अधिकतम आयु जो है वो आपको निर्धारित है, और वह कितना है, तो आपको 65 वर्ष है। क्या है? 65 वर्ष है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। और एक खास चीज़ और देख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको गौर से सुनिएगा कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, वह अवकाश प्राप्त करने के बाद, यानी कि जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है ना, उसके बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वो क्या कर सकते हैं कि वकालत नहीं कर सकते, यह आपको प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय इसके गठन से संबंधित प्रावधान जो है, इन सारे चीज़ों के बारे में जो चर्चा किया गया है वो आपको अनुच्छेद 124 से 129 तक के बीच में, तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो आज हम क्या किए कि 20 क्वेश्चन का ही एनालिसिस किए हैं, और ये जो मतलब क्या कि क्वेश्चन एनालिसिस है, ये आपको प्रतिदिन क्या होंगे कि दिन 11 बजे से आपको मिलते रहेंगे। तो जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है वो हमारे चैनल से जुड़े, ठीक है ना। और हमारा जो उद्देश्य है आपके सफलता में क्या होना कि आपका साथ होना, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम दे देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।